जिस समय शरद चंद्र लोकप्रियता की चरम सीमा पर थे, उसी समय उनके जीवन में एक और क्रांति आई। समूचा देश एक नई करवट ले रहा था, राजनीतिक क्षेत्र पर तेजी के साथ बदलाव आ रहा था और ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने वाली कांग्रेस ने केंचुल उखाड़ कर फेंक दिया था। उसी समय आपने देखा होगा कि रॉलेट कमीशन वो लेके आए थे और देश बहुत ही गुस्से में था। और उसी समय इन लोगों ने 1919 में पंजाब में ऐसी अमानुष घटनाएं कर दी, जिसकी वजह से 20,000 स्त्री पुरुष अपने नेता का भाषण सुन रहे थे कि कैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में इन लोगों ने नरसंहार किया और उसी समय जनरल डायर उन लोगों पे जो इकट्ठे हुए थे गोली चला दी। अब ऐसी चीजें थी कि पूरे देश को ये व्याकुल कर देने वाली थी। इस घटना से लोगों के आत्माभिमान पे चोट लगा और इस तरीके से इन्होंने देखा कि पंजाब की इंग्लिश दैनिक ट्रीमैन के संपादक थे श्री अमर लोन, उनको एक पत्र में उन्होंने लिखा कि भारती के अड्डे पर उस दिन सुना कि तुम भी खूब विपत्ति में पड़े हो। अंग्रेजों की हिंसक मूर्ति बहुत पास से अच्छी तरह देखी, ये कम लाभ नहीं है, हमारा मुख काटने के लिए आवश्यक था। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो लोग बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस भी उनके प्रति हितैषी भाव रखती थी, लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई तो कहते उसी समय जो रविंद्र थे वो भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। और उस समय जिक्र करते हैं कि जो देशबंधु चित्तरंजन है उन्हें स्वयं मन प्राण से आंदोलन में वो कूद पड़े और इन्हें भी अमृत अधिवेशन में ये सक्रिय भागीदारी लिए। और शरद चंद्र का राजनीतिक झुकाव सदा वैसे तो गर्म दल के प्रति रहा और वो गर्म दल में भी ज़्यादा वो उन्होंने जो है माना किसको, लोकमान्य को माना। तो कहते हैं कि यही चीज़ उनकी सच्ची श्रद्धा लोकमान्य के प्रति रही। उनकी हरिलही में मजली बहू शर्माते हुए हंसते हुए यही तो कहती है, गति इलक महाराज की तस्वीर देख देख उन उन जैसा बनने की कोशिश की थी जी जी। किसकी तरह? तिलक की तरह बनने की। लेकिन जिस रात 31 जुलाई को आधी रात के बाद जब पता चलता उनकी मृत्यु हो गई तो इनके मुंह से यही निकलता है कि तिलक केवल हमारे भाई ही नहीं थे, वरन नेता ही नहीं, 22 करोड़ के मलिन ललाट के गौरवमय तिलक थे। अब वो नहीं रहे, हम सब अनाथ हो गए। और कैसे फिर गांधी जी पूरी तनमन के साथ जो है असहयोग शुरू कर दिया और देश बंधु जो है असहयोग कार्यक्रम के वैसे तो विरुद्ध थे। कलकत्ता में जो होने वाला कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, जिसमें पंजाब के केसरी लाल लाला लाजपत को अध्यक्ष बनाया गया था, गांधी जी का प्रस्ताव पास हो गया। लोग कितना भी करें पर उनकी बातों को मानने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि भारत सरकार ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बहुसंख्यक पक्ष की बात ग्रहण कर ली थी और वो अधिकारियों की काली करतूतों पर अंधकार का पर्दा डालना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इस प्रस्ताव में सरकार पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि कांग्रेस तो कि जो भी राय हो, जब तक भूलों का सुधार न हो जाए, स्वराज की स्थापना न हो। भारतवासियों के लिए इसके सिवाय और कोई रास्ता था नहीं कि गांधी जी द्वारा संचालित जो अहिंसात्मक असहयोग की नीति उसको माने और उसी रास्ते पे चले। और उसके लिए यही कहा गया कि उस प्रतिनिधित्व के लिए सरकार अपनी संगठन शक्ति को मजबूत करेगी। जो लोगों को उपाधि व सम्मान दिए गए हैं अपने द्वारा नियंत्रित स्कूल है उनसे, अदालत और काउंसिल से, चूंकि आंदोलन में ये सब वांछनीय है तो कम से कम खतरा रहे और उद्देश्य की सिद्धि के लिए सब अपने त्याग को आवश्यक समझे और आगे आए। इस सलाह के अनुसार हुआ यही कि सरकारी उपाधि, अदालत, स्कूल, कॉलेज, काउंसिल है जो भी है उनका बहिष्कार किया जाए। इस प्रस्ताव में बंगाल के कहते हैं कि श्री बिपिन चंद्र पाल ने एक संशोधन पेश किया जिसका समर्थन देश बंधु चित्तरंजन ने भी किया। बिपिन ने किया, चित्तरंजन ने किया। इसके अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत के एक शिष्टमंडल के मिलने के लिए कहा गया, लेकिन ये स्वीकृत ही नहीं हुआ। असहयोग के प्रस्ताव का परिणाम ये हुआ कि आने वाले चुनाव में वोटरों ने वोट देने से मना कर दिया। सरकार को ये स्वीकार करना पड़ा कि काउंसिल का ये बहिष्कार निश्चय ही आने वाले दिनों के लिए जो है जबरदस्त प्रभावकारी होगा। असहयोग के इस कार्यक्रम पर अंतिम रूप से विचार होना शेष था 3 महीने के बाद कहते हैं कि दिसंबर में नागपुर कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता है। देश बंधु नहीं चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। इस अधिवेशन में अपने खर्चे पर 250 प्रतिनिधि को लेकर वहां पे पहुंचे और यहाँ भी गांधी जी के व्यक्तित्व की ही विजय हुई। यहाँ तक कि जो अब तक विरुद्ध थे उन्हें देश बंधु ने स्वयं इस प्रस्ताव को पेश किया और लाला लाजपत राय ने इसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव में देश से अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करें। देशबंधु दास ने घोषणा की कि वे अपने जो वकालत है वो छोड़ दें। वे चोटी के वकील थे, उनकी आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। उनकी इस घोषणा ने देश को आंदोलित कर दिया। देखते ही देखते उनका घर एक राजनीतिक संस्थान में परिवर्तित हो गया था। शरद बाबू उन दिनों बाजे शिवपुर में रहते थे। उन्होंने सकुन हृदय से असहयोग का समर्थन किया। वे न केवल हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने बल्कि प्रादेशिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बने। आंदोलन का परिचालन सही से होने लगा और इस उत्तरदायित्व को उन्होंने मुक्त मन से स्वीकार भी किया। प्रतिदिन सवेरे वे शिवपुर से कलकत्ता आते थे और देशबंधु तथा अन्य दूसरे कार्यकर्ता के साथ आंदोलन का संचालन करते। इन कार्यकर्ताओं में उस समय यतीन्द्र मोहन दास गुप्ता, सुभाष चंद्र, हेमंत
निर्मल चंद महोदय से उनकी विशेष घनिष्ठता थी। दोनों वाक्पटु, सरल प्राण और तंबाकू और रविन्द्रनाथ ठाकुर के परम भक्त थे। शरद चंद्र परामर्श दिनों में अगर देखें तो शरद चंद्र वैसे परामर्श देने में पटु थे ही। कोई भी जटिल समस्या उनके सामने रखो उलझे रहते, तो चाय और चुरुट सेवन में मन देते। जब दूसरे लोग परेशान हो उठते तो वो सहज भाव से समस्या का समाधान कर सबको चकित कर देते। घर लौटते लौटते बहुत रात बीत जाती। थके शरीर टैक्सी में बैठकर जब वो लेटते तब तक उनके विरोधी कहते, अरे देखो शरद बाबू कैसे शराब में धुत होकर लौटा है। इन 4-5 वर्षों में जहाँ उन्हें असंख्य भक्त मिले, वहीं विरोधियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। समय समय चींटा कसने से वो नहीं चूकते। उनका सबसे बड़ा अस्त्र था उनके चरित्र पर आक्रमण करना, विशेषकर उन्हें शराबी प्रमाणित करा। बहुत दिनों बाद देश धर्मदास ने घर में स्थापित करने के लिए उन्हें राधा कृष्ण की एक मूर्ति दी। ये भी सुना गया कि शरद बाबू ने उनके घर में श्वेत प्रस्तर की राधा कृष्ण की एक मूर्ति देखकर उनकी प्रसिद्ध प्रशंसा की थी। तब देशबंधु ने वही मूर्ति उन्हें दे दी। मूर्ति काफ़ी भारी थी, उसे लेकर वे आधी रात को लौटने में सदा ही देर हो जाती। उस दिन साथ में शैलेश ऋषि भी थे। उन्हीं की सहायता से उन्होंने उस मूर्ति को टैक्सी में रखा, उन्हीं की सहायता से उतारा। बोझ के कारण उनका पैर लड़खड़ा रहा था। राह चलते किसी सज्जन ने उन्हें इसी अवस्था में देखा। मूर्ति को नहीं देख सके। उन्होंने सवेरे सहज भाव से प्रचार कर दिया कि रात शरद बाबू शराब में धुत होकर लौटे थे। उन्हें पकड़कर टैक्सी से उतारा गया, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। कृतिकार का जीवन उसका अपना होता है, उस पर आक्षेप करने से क्या लाभ। उसका मूल्य तो उसकी कृति से झांकना चाहिए। परंतु मनुष्य तो स्वभाव से छिद्रान्वेषी है। ढूंढने पर दोष ना भी मिले तो कल्पना कर सकता है, परंतु जैसा कि उनका स्वभाव था, इस प्रकार के लांछनों से वे कभी प्रतिवाद भी नहीं करते, मौन रखकर उसकी ख्याति को फैलने देते। न जाने कैसी कैसी गप्पे उनके बारे में प्रचलित थी। जो उनके निकट थे वे मित्र तक ये मानने लगे थे कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के पहले तक खूब शराब पीते थे। गिलास में डालकर पीते, बोतल से मुंह लगा के पीते, दूध भात खाने की तरह शैंपेन में भात मिलाकर खाते, मार्बल की गोली जितना अफीम डालकर पीते, कांच या पत्थर के बड़े बर्तन में डालकर नली से पी जाते। जिस व्यक्ति के बारे में ऐसी कल्पनाएं हो वो कैसा विलक्षण रहा होगा, लेकिन आश्चर्य ये है कि कभी किसी ने उन्हें ऐसा करते देखा नहीं था, केवल सुना था। इस बात के प्रमाण कि वे शराब पीते थे, किस शराबावस्था से पीते, लेकिन जैसा कि उनके बारे में ये प्रचलित हो गया था कि वैसे पियक्कड़ वो कभी नहीं थे। कलकत्ता लौटने से पहले उन्होंने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। हिंदी के ख्यातनामा साहित्यकार श्री लाचन जोशी एक बार उनसे मिलने के लिए गए। बातों में उन्होंने पूछा, क्या आपने जीवन में कभी शराब का अनुभव किया। उन्होंने कहा, कई बार। क्या कभी आप उस हद तक शराब में डूबे जिस हद तक आपका देवदास डूबा रहता था। वे मुस्कुराए और बोले, जीवन में मैंने छोटी मोटी भूलें बहुत सीखी, परंतु अपनी मूर्खता को मैं उस सीमा तक कभी नहीं खींच ले गया। शराब को मैंने कभी नशे के रूप में ग्रहण नहीं किया, बराबर दवा के रूप में लिया। किसी शारीरिक रोग की दवा के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव की एक कमी की पूर्ति के लिए। मैं स्वभाव से अंतर्मुखी हूँ और बुद्धि से सामाजिक जीवन को पूर्णतः अपनाने पर भी व्यवहारिक रूप से समाज और समूह से भागना चाहता हूँ। समाज के बीच में पड़े असंतोष का अनुभव करने लगता हूँ, इसलिए कभी कभी दवा की मात्रा में थोड़ी सी मदिरा भी लेता हूँ, और तब मैं समाज में सामाजिक प्राणियों की तरह ही रहने लगता हूँ और उसके साथ सहज भाव से हेल मेल बढ़ा सकने में समर्थ होता हूँ। इधर तो मैंने 2-3 महीने से एक बूंद भी नहीं पी। क्या कभी ऐसा भी अवसर आया कि आप अपनी किसी रचना, कहानी, उपन्यास को जल्दी पूरा करना चाहते हो, पर लिखने की प्रेरणा ना मिल रही हो, और उस हालात में अब शराब पीकर कृत्रिम उपाय से प्रेरणा लेने बैठ गए हो। कभी नहीं। पी लेने के बाद मुझे लिखने की प्रेरणा कभी नहीं मिलती। उस हालत में केवल मैं अनुभव करता हूँ, और जब कोई महत्वपूर्ण भाव या विचार उस हालत में मेरे मन में बैठ उठने लगता है, तब पास में कागज कलम होने पर उसे नोट कर लेता हूँ। फिर भी अफवाहों का कोई अंत नहीं। यहाँ तक प्रचलित हो गया था कि वे गुरुदेव ठाकुर के सामने भी पीते और वेश्या के साथ बातें बजाते। एक अनोखी अफवाह ये थी कि उनके पास पंचरली अर्थात चांदी की एक गुड़गुड़ी, उस पर चांदी का एक चिलम, चिलम पर 4 खाने, एक में गांजा, दूसरे में भांग, तीसरे में अफीम, चौथे में तंबाकू, और स्वयं गुड़गुड़ी में शराब भरी रहती। ऐसी सब अफवाहों का स्रोत स्वयं उनके पास ही था। खूब शराब पीने की बात भी स्वयं उन्होंने अनेक बार अनेक व्यक्तियों से बड़ी गंभीरता के साथ कही, या उनके मित्रों ने उनके मुंह से कहलवाई। उनकी मौज की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं था। बहुत पहले रंगून से अपने एक मित्र को लिखा था, मैंने देवदास मताल होकर बोतल पर भीतर पीकर लिखा। लेकिन इससे भी बहुत पहले एक और पत्र में उन्होंने लिखा, 6 महीने से शराब नहीं पी है, शरीर को स्वस्थ लगता है, जान पड़ता है यदि नहीं पीऊंगा तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। रंगून में उन्होंने किस प्रकार शराब छोड़ी इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने अपने मित्र हरिदास शास्त्री से एक दिन कहा था, श्रीरामपुर से जो लड़की मुझसे मिलने आई थी वो कैसी अद्भुत थी जानते हो। हरिदास बोले, नहीं तो। सर ने कहा, वो लड़की मेरे पास आई और बोली, बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन मेरे आत्मीयजनों ने मुझसे कहा कि तुम भले घर की लड़की हो, भला तुम सरल से मिलोगी।
कैसा साहस है तुम्हारा? ये सब बताकर उसने पूछा, हाँ, आप सचमुच ऐसे हैं कि आपसे कोई युवती मिल भी नहीं सकती? मैं हँस पड़ा, उत्तर दिया, अगर 10 वर्ष के पहले शरद के संबंध में ऐसा कहा जाता था, तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि तब मैं खूब नशा करता था, दिन-रात नशे में चूर रहता था। लेकिन तब भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी नारी का अपमान नहीं किया, और प्रद तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। निडर होकर तुम मेरे पास आ सकती हो। शास्त्री जी ने पूछा, शराब पीते थे? शरद बोले, हाँ भाई, पीता था, किंतु एक दिन भेज दी। अच्छा बताता हूँ, एक और चटर्जी थे, एक बर्मी मृत थे। हम तीनों एक साथ शराब पीते। अचानक वे बर्मी मृत बीमार हो गए। डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से मना कर दिया। छुट्टी लेकर वे अपना इलाज भी कराने लगे। एक दिन क्या हुआ कि लगभग रात के 11 बजे दूसरे चटर्जी मेरे घर आकर मुझे पुकारने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि दुकानें बंद हो गई और उन्हें प्यास लगी है, कुछ शराब चाहिए। लेकिन मेरे पास जितनी थी उससे उनकी प्यास नहीं बुझी। बोले, चलो उन बर्मी मेनू के घर चले। मैं राजी नहीं हुआ, लेकिन वह क्यों मानने लगे। मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा। रात को 1 बज चुका था। बहुत आवाज़ देने पर बन्नी की पत्नी खिड़की से झाँक के बोली, मेरे स्वामी बीमार हैं, कृपा करके आप लोग चले जाएँ। लेकिन तब तक हमारी पुकार सुनकर वह वृद्ध भी जाग पड़े थे। उन्होंने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, दरवाज़ा खोल दो, हमारे घर में एक बोतल है, उसकी हमें क्या ज़रूरत। मैं तो अब शराब पीता ही नहीं। मैं होश में था। उस समय भी मैंने वापस लौट जाने का अनुरोध किया, लेकिन चटर्जी नहीं माने। अंदर जाकर हम लोग एक छोटी सी मेज के पास बैठ गए। बर्मी बंधु की पत्नी भी पहरा देने के लिए वहीं बैठ गई, परंतु दिन भर के परिश्रम से थकी होने के कारण वे शीघ्र ही ऊँघने लगी। ये देखकर चटर्जी ने बर्मी बत्तों से भी शराब पीने का इशारा किया, लेकिन पत्नी की ओर देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे पत्नी को सचमुच नींद आ गई। चटर्जी ने मेरा अनुरोध किया। बर्मी बन्नू इस बार मना नहीं कर सके। एक बार, दो बार, तीसरी बार पीते समय पात उनके हाथ से गिर गया। ऐसे भयानक सब करते हुए खुद भी गिर पड़े। ये सब सुनकर उनके स्त्री पुत्र सब जाग पड़े, और तब उन बत्तियों की छाती पर लोट लोट कर उन्होंने जो चित्कार किया, उसे सुनकर हमारा नशा न जाने कहाँ चला गया। रात भर थाना पुलिस हुआ। फिर अगले दिन बत्तियों का अंतिम संस्कार। वहां से लौटकर प्रतिज्ञा की कि अब शराब नहीं पीऊंगा। चटर्जी ने भी प्रतिज्ञा की, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो हरिदास, एक भला आदमी, स्त्री पुत्र को लेकर सुख से सो रहा था। रात के 1 बजे 2 आदमी उसके घर में घुसे और उसे मार डाला। ऐसा भयानक कर्म होने पर भी शराबी को ज्ञान नहीं होगा तो कब होगा। उन्होंने श्री लाचन जोशी से जो कुछ कहा, उसका वर्णन से राई रत्ती मैल नहीं खाता, लेकिन फिर भी अपने अपने स्थान पर दोनों वक्तव्यों में काफी सत्य। उनका सारा जीवन विरोधाभासों से ही तो भरा है, और उसके बीच में से सत्य की खोज निकालना वो भी बहुत दुष्कर काम है। लेकिन उनके तथाकथित वक्तव्य सही हो या ना हो, ये निश्चय ही शराब सही है कि उन्होंने शराब पीना छोड़ने कई बार प्रयास किया, और भारत लौटने पर उन्होंने पीने के लिए शराब कभी नहीं पी। केवल कभी कभी स्नायु तंत्र को उत्तेजित करने के लिए दवा के रूप में वो लेते थे। कृतिकार अपनी कृतियों में किसी न किसी रूप में अपने को और अपनी भावनाओं को चित्रित करता है। ये उनकी रचनाओं के अनेक पात्र शराबी है, लेकिन उनमें केवल देवदास ही ऐसा व्यक्ति है जिसे पीने से सचमुच प्रेम है। वो प्रेम के क्षेत्र में निराश हो चुका है। उस निराशा को भूलने के प्रयत्न में वो पीता है। शायद इसी तरह एक दिन शरद बाबू ने भी पीना शुरू कर दिया था। देवदास पीते समय उनकी आयु करीबन वही 17 वर्ष की थी। प्रेम में पड़ने की इससे अच्छी आयु और नहीं हो सकती। चारों ओर से उपेक्षित अपमानित होकर शराब की शरण लेना बहुत अच्छा था। देवदास यही करता था, लेकिन बाद की रचनाओं में ऐसा नहीं। चरित्रहीन का सतीश पीता अवश्य है, पर प्रयत्न उसके बराबर छूने की दिशा में ही रहता है। एक दिन सावित्री के सामने शराब न पीने की कसम खाकर वो मुक्त हो जाता है। देना पावना का शराबी जमींदार जीवानंद भी एक दिन भरा हुआ शराब का प्याला लौटा देता है, और अपनी इच्छा से मदिरा के स्थान पर चाय पीकर घर से निकलता है। और शशि पथेर दाबी का कभी शशि भी न उतारा और डॉक्टर के कहने पर छोड़ देता है। लेकिन शराब को बुरा मानकर भी कवि और गुणी व्यक्तियों को शराब पीने की छूट देने के लिए वह सहमत थे। पाथेर दाबी का डॉक्टर मानो शरद के स्वर में कहता है कि इसके सिवा वे ठहरे कवि और गुणी आदमी, उन लोगों की जाति ही अलग है। उनकी भलाई बुराई ठीक हम लोगों से नहीं मिलती, मगर इसके मायने ये नहीं है कि दुनिया भलाई बुराई के बने हुए कामों में उन्हें माफी दे दे। उनके गुणों का फल तो हम सब मिलकर भोगते, पर दोषों को सदा अकेले ही क्यों भोगते हैं। शरद बाबू इसी अलग जाति के थे। वे मन प्राण से इस आंदोलन में आए थे। उनका यहाँ आना कई कारणों से बहुत ही अलग था। वे साहित्यकार थे। साहित्यकार प्राय राजनीति के दलदल से दूर रहता है, परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया, वो केवल शुष्क राजनीति ही नहीं, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दास्ता को सह सकता है, वो साहित्यिक नहीं। उनके साहित्यिक में देश और मनुष्य का यही प्रेम परिष्कृत हुआ। उसी देश और मनुष्य के प्रेम के कारण वह आशयों से अलग नहीं रह पाए। साहित्यिक मित्रों ने उनसे कहा, आप तो साहित्यिक हैं, आपका काम साहित्य चर्चा है, राजनीति का नहीं है। शरद ने उत्तर दिया, ये आपकी भूल है। राजनीति में योग देना देशवासियों का कर्तव्य है। विशेषकर हमारे देश में यह राजनीतिक आंदोलन देश की मुक्ति का आंदोलन है। इस आंदोलन में साहित्यकारों को सबसे आगे बढ़कर योग देना चाहिए। लोकमत जागृत करने का गुरुभार तो संसार के सभी देशों में साहित्यकारों के ऊपर रहा। युग युग में उन्होंने मनुष्य के मन में मुक्ति की आकांक्षा जगाई। यदि आपकी बात मान भी ले तो वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर, विद्यार्थी सभी यही तर्क उपस्थित करेंगे, तब राजनीति को कौन संभालेगा।
शरदचंद्र देश की मुक्ति के आंदोलन में पूर्ण विश्वास रखते थे, परंतु उनके सारे कार्यक्रम में ना तो उनकी पूरी श्रद्धा थी और न वैसी आस्था। विशेषकर चरखे में उनका रंचमात्र भी विश्वास नहीं था, फिर भी वो निरंतर काते और खद्दर पहनते थे। चरखा स्थापित करने में उन्होंने अपनी जेब से बहुत सा खर्चा दिया था। उनकी मान्यता थी कि उनका विश्वास हो या ना हो, परंतु जब कांग्रेस ने खद्दर पहनने का नियम बनाया तो पहनना ही चाहिए, नहीं तो अनुशासन कैसे रहेगा। इसलिए वे काटते थे, सुंदर काटते थे, इतना सुंदर कि एक बार वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय उनके काते हुए सूत का बना हुआ कपड़ा सिर पर रखकर नाच उठे। वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र साहित्यिक शरदचंद्र के बड़े प्रशंसक थे। शरद बाबू भी उनसे कम श्रद्धा नहीं रखते थे। उन दोनों महाप्राण व्यक्तियों का प्रथम मिलन एक असाधारण घटना के रूप में प्रचारित हो गया था। एक दिन किसी संदर्भ में राय महोदय ने अपने विद्यार्थियों के सामने शरद बाबू से मिलने की इच्छा रखी। तुरंत एक विद्यार्थी शरद बाबू के पास पहुंचा, निवेदन किया कि क्या वे किसी दिन राय महोदय से मिलने के लिए चलेंगी। शरद बाबू स्वयं बड़े उत्सुक थे, इसलिए वो उसी क्षण उस विद्यार्थी के साथ चल पड़े। साइंस कॉलेज के ऊपर के तल्ले के कमरे में राय महोदय रहते थे। दोनों सीधे वहां पहुंचे। उस समय राय महोदय अपनी छोटी खाट पर बैठे काम करने में व्यस्त थे। शरद बाबू ने देखा खाट के पास दो कुर्सियां, परंतु दोनों कागज पत्रों से भरी, बैठने के लिए तो कहीं जगह ही नहीं। तब वे खाट पर बैठने के लिए आगे बढ़े कि सहसा राय महोदय उत्तेजित होकर बोल उठे, क्या करते हो, क्या करते हो, खाट पर मत बैठो। शरद खड़े के खड़े रह गए। विद्यार्थी की लज्जा का पानी शीघ्रता से एक कुर्सी उठा लाया। शरद बैठ गए। अब राय महोदय ने उनकी ओर देखकर सहज भाव से पूछा, क्या कर रहे हो आजकल। शरद ने उत्तर दिया, थोड़ा बहुत लिखने की चेष्टा। उत्साहित करते हुए प्रफुल्ल बाबू बोले, सुंदर कर जाओ, खूब लिखो, लेकिन हाँ, छपाने की जल्दी मत करना। बातचीत से स्पष्ट था कि राय महोदय उन्हें अपना कोई पुराना छात्र समझ रहे थे। विनीत भाव से उन्होंने कहा, छापने लायक कुछ नहीं है, बस चेष्टा करता हूँ। जिस छात्र के साथ शरद बाबू आए थे वो अपने को न रोक सब प्रफुल्ल बाबू के पास हो, उसने कहा, जी ये शरद बाबू हैं। सुनते ही प्रफुल्ल चंद्र राय ने चश्मे के ऊपर से शरद को एक बार अच्छी तरह देखा, फिर उठकर तुरंत द्वार पर आए और अपने प्रिय शिष्यों के नाम ले लेकर पुकारने लगे। क्षण भर में वहाँ एक छोटी सी भीड़ आ गई। उन लोग उनको लेकर सेनापति की तरह वे आगे आगे घर में घुसे। शरद बाबू की ओर उंगली से दिखाकर बोले, देखते हो उधर कौन बैठा है, ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उधर देखो उनकी सब पुस्तकें हैं और आज स्वयं भी आए हैं, अच्छी तरह देखो, पैरों की धूल लो। उसके बाद शरणचंद्र के पास आकर बैठ गया और अंतरंग मित्र की तरह बातें करने लगे। बोले, आपकी पुस्तकें पढ़कर कितनी बार बातचीत करने की इच्छा हुई, आज इतने दिनों बाद वो पूरी हुई। इस बातचीत में अपरिचय के कारण प्रारंभ में जो भूल हो गई थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जहाँ स्नेह हो वहाँ क्षमा कोई अर्थ नहीं रखता। उनके सारे जीवन की तरह यह मिलन भी रोमांचकारी है। महात्मा गांधी से उनकी प्रथम भेंट भी संभवतः ऐसी ही रोमांचकारी रही होगी, परंतु उसका कोई विवरण किसी ने लिखा ही नहीं। बहुत पहले रंगून में उन्होंने महात्मा गांधी जी को देखा था। उनके स्वागत समारोह की रिपोर्ट भी उन्होंने लिखी थी। वो रिपोर्ट रंगून गजट में छपी थी, लेकिन भारत में उनका महात्मा जी से जिस भेंट का विवरण उपलब्ध है वो चरखे को लेकर है। राय महोदय की तरह महात्मा ने भी कते सूद की प्रशंसा की थी। असहयोग आंदोलन के समय जब वो कलकत्ता आए थे तो एक दिन सर्वेंट का कार्यालय देखने के लिए गए। देशबंधु दास के घर से और भी कई व्यक्ति उनके साथ थे। श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती उस समय बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो भी थे। शरद चंद्र भी थे। कार्यालय में पहुंच कर महात्मा गांधी जी ने सबके साथ चरखा काटने की इच्छा जाहिर की। चरखे आए और सब लोग काटने लगे। महात्मा गांधी जी की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी। तुरंत ही उन्होंने देख लिया कि शरद बाबू का सूट बहुत सुंदर है। इसके बीच श्याम बाबू बहुत मोटा काट रहे थे। परिहास के स्वर में वो बोले, अरे देखो तो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के प्रधान रस्से जैसा मोटा सूट काट रहे हैं। सुनकर सब हंस पड़े। शरद बोले, मंदिर मंदिर के जो जितना पास होता है भगवान से वो उतना ही दूर होता है। महात्मा जी ने कहा, शरद बाबू आपकी चरखे में श्रद्धा नहीं है। नहीं, रत्ती भर नहीं। महात्मा जी ने कहा, लेकिन काटते तो आप चरखे के अनेक प्रेमियों से अच्छा। शरद बोले, मैं चरखे को नहीं आपको प्यार करता हूँ, मैंने चरखा काटना इसलिए सीखा है। महात्मा जी हंस पड़े। बोले, लेकिन आप इस बात में विश्वास नहीं करते कि काटने से स्वराज प्राप्ति में सहायता मिलेगी। शरद ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मेरे विचार से स्वराज प्राप्ति में सिपाही ही सहायक हो सकते हैं, चरखे नहीं। ये बात सुनकर महात्मा जी बड़े जोर से हंस पड़े। एक बार देशबंधु चित्तरंजन ने भी यही प्रश्न उनसे कहा, क्या आप चरखे में विश्वास करते हैं। शरद ने उत्तर दिया, आप जिस विश्वास की बात करते हो वो विश्वास में नहीं करता। देशबंधु ने कहा, क्यों नहीं। शरद बाबू ने उत्तर, जी जान पड़ता है, बहुत दिनों तक बहुत चरखा काटने के कारण। देशबंधु क्षण भर चुप रहकर बोले, इस देश के 30 करोड़ लोगों में अगर 5 करोड़ आदमी सूत काटने लगे तो 7 करोड़ रुपए का सूत तैयार हो सकता है। शरद बाबू ने कहा, हो सकता है 10 लाख आदमी एक घर बनाने में हाथ लगाएं तो 1.5 सेकंड में घर घर बनकर तैयार हो सकता है। आप विश्वास करते हैं ना। देशबंधु बोले, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपका मतलब समझ गया। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, फिर भी ये विश्वास करता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि चरखा काटना मैं सीख लूँ, किंतु मुश्किल यह है कि हाथ की किसी भी काम में मेरी गति है नहीं। शरद बाबू ने कहा, भगवान आपकी रक्षा करे, लेकिन विश्वास हो या ना हो, चरखे के लिए कुछ करने में
उन्होंने कोई कसर उठा न रखी। छूट गया ऐश्वर्य, छूट गई सिल्की पोशाकें, रह गया बस कद्दर। तेल की बनी पकौड़ी कचौड़ी, यहाँ तक कि भुने हुए चने खा खाकर गांव गांव चरखे का प्रचार करते हुए घूमे। वे स्वयं काटते थे, घर के दूसरे लोग काटते थे और नौकर तक काटते और चकमा देते। शरद पूछते, क्यों रे अम्मू, काम क्यों नहीं किया? जवाब मिलता, चरखा काट रहा था। शरद अब क्या कहते, देश उद्धार के काम में जो लगा था, लेकिन इसका यही अंत नहीं था। मामा सुरेंद्र नाथ भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। एक दिन अध्यापक का पद छोड़कर वे शरद के पास आकर बोले, काम करने के साथ साथ चरखे को लेकर मामा भांजे में काफी तर्क वितर्क हुआ। एक दिन शरद ने कहा, मामा तुम समाज का जो काम कर रहे थे वो चरखा आंदोलन में बहुत बड़ा है। मैं साहित्य की रचना करता हूँ, वो चरखे से निश्चय ही बड़ा काम है। यदि मैं सब काम छोड़कर चरखा चरखा चलाता रहूँ तो क्या देश का लाभ होगा? सुरेंद्र ने उत्तर दिया, बहुत हानि होगी। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं यदि छुट्टी के दिन चरखा चलाता हूँ तो इसमें क्या अन्याय है? यदि सरकार कहती है चरखा चलाना अन्याय है और जो चरखा चलाएगा उसे जेल भेज देंगे, तो मैं अवश्य चरखा चलाऊंगा और जेल भी जाऊंगा। मेरे देश की दादी नानी हमेशा से चरखा चलाती आई, इसमें क्या दोष है? शरद बाबू बोले, यदि भारत अपने पहनने के वस्त्र स्वयं तैयार कर लेता है तो इसमें हमारा लाभ है और हमारे उनकी हानि। इसलिए वे चरखा चलाने को अन्याय मानते हैं। मामा ने कहा, और मैं इसकी इस मान्यता का घोर अन्याय करता हूँ। यानी मैं नहीं मानता, यदि स्कूल में चरखा नहीं खा सकता तो मैं अध्यापकी करने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए काम छोड़कर चला आया हूँ। शरद बोले, चूमने तुमने कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन शायद चरखे से सुरेंद्र मामा का काम नहीं चला। एक दिन बोले शरद, केवल चरखे से काम नहीं चलेगा, करघा भी बिठाना पड़ेगा। शरद तुरंत तैयार हो गए। भागलपुर में 5-7 करघे बिठा दिए। पेशगी देकर बंगाल के अच्छे अच्छे बुनकर आए, लेकिन कुछ दिन बीतते न बीतते, यहाँ तक कि पेशगी के रुपए कटते न कटते उनके घरों से चिट्ठियां आने लगी। किसी का लड़का बीमार, किसी की बीवी बीमार, किसी के यहाँ रुपए की कमी से इलाज नहीं हो पा रहा है। रुपए दिए गए लेकिन चिट्ठी का आना बंद नहीं हुआ। इस बार चिट्ठी आई कि आदमी की कमी की कार्ड पका, धान खेत में झड़ रहा, तुरंत चले आओ। किसी की चिट्ठी आती कि अमुक ने मुकदमा दायर कर दिया, पैरवी के लिए आ जाओ। इस तरीके से चिट्ठियां लेकर बुनकर के सामने हाजिर हो जाते। वे मजबूर होकर राह खर्च और छुट्टी देकर उन्हें घर भेजी थी, लेकिन लौट कर कोई नहीं आता। इधर करघा घर में दीमकों का उत्पाद बढ़ता ही जाता। निराश होकर सुरेंद्र मामा ने कहा, छोड़ो, दूसरे के भरोसे ये काम नहीं चलने का। इससे तो अच्छा है कि दिया सलाई का कारखाना खोल लो, देश का काम भी होगा और आमदनी भी। लेकिन अब बाहर से आदमी नहीं बुलाएंगे, सीख कर स्वयं सब कुछ करेंगे, वफादार लड़कों को काम सिखाएंगे। भरत चंद ने उत्तर दिया, चर्चा तो झगड़ू मिस्त्री ही तैयार कर सकता है, लेकिन दिया सलाई की मशीन कितने की आएगी? सुरेंद्र मामा बोले, 700 रुपए की। सर ने पूछा, और कुमिल्ला से स्टीमर पर लाने में कितना खर्च होगा? सुरेंद्र ने बोला, तरह नहीं मालूम, फिर भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो केमिकल खरीदा जा सकेगा। भरत चंद ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, वही काम करो और दिया सलाई का कारखाना चालू करो। लेकिन हिंदुओं के लड़कों में से कोई भी काम सीखने नहीं आया, बस थोड़े से मुसलमान लड़के मिले। उन्होंने कहा, नया काम सीखेंगे लेकिन मजदूरी देनी होगी। काफी पका सुनी के बाद जो है 4 आना प्रतिदिन मजदूरी तय हुई। काम जोरों से चल निकला, लेकिन अचानक एक दिन बारूद में आग लग गई। किसी का हाथ जला, किसी का पैर जला और किसी का मुंह। दिया सलाई का कारखाना भी समाप्त हो गया। शरद बाबू वापस लौट गए। चरखी में उनका विश्वास हो या ना हो, प्रारंभ में असहयोग में उनका पूर्ण विश्वास था। देशबंधु के निवास स्थान पे एक दिन उन्होंने गांधी जी से कहा था, महात्मा जी अपने असहयोग रूपी एक अभेद अस्त्र का आविष्कार किए, अगर जनता सरकार से सहयोग ना करे तो एक दिन में ही समाप्त हो जाए, तब हम 1 वर्ष में नहीं 24 घंटे में स्वराज ले सकते। इस कार्यक्रम में सचमुच उनका बड़ा उत्साह था। विलायती कपड़े, वस्तु और किताबों के बहिष्कार के पूर्ण पक्षपाती थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब सर की उपाधि लौटा दी तो वे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब कांग्रेस के आह्वान पर सर प्रफुल्ल चंद्र राय ने ऐसा नहीं किया तो वे बहुत दुखी हुए। बोले, चांद में भी कलंक है, उन्हें सर का खिताब लौटा देना चाहिए। उनके समान इतने बड़े देशभक्त ने उपाधि का त्याग नहीं किया। वो व्यथा मेरे मन से किसी भी तरह दूर नहीं होगी। उनकी व्यथा इसलिए और भी ज़्यादा थी कि वे आचार्य राय को बहुत मानते भी थे। विलायती वस्तुओं के साथ विलायती किताबों के बहिष्कार से स्वाधीनता निकट आएगी, ये दृढ़ विश्वास उनका था, और उन्होंने नहीं ऐसा किया तो उन्हें लगा वे देश के शत्रु हैं। असहयोग के दिनों में देशबंधु के सामने एक विकट समस्या ये हो गया कि पुरुष जैसे इस संग्राम में कूद पड़े थे, वैसे ही नारियां भी भाग ले रही थी। उन्हीं को लेकर देशबंधु चिंतित थे, विशेषकर उनकी व्यवस्था के प्रश्न को लेकर। अंत में उन्होंने सरल से कहा, यह भार आपको सौंपता हूँ, इनके लिए आपको स्वतंत्र व्यवस्था करनी होगी। स्त्रियां बहुत नहीं थी। शरद ने उनके लिए भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उनकी परिचालना का भार सौंपा देशबंधु की जो बहन थी उर्मिला देवी। तो देशबंधु की बहन उर्मिला को सौंपा। बाद में संख्या कुछ और बढ़ी, लेकिन सरल संख्या में विश्वास नहीं करते थे। वो कहा करते थे, जुग युग में जो घर से बाहर नहीं निकली, रसोई और
प्रसूति घर के अलावा जिनका और कोई कर्मक्षेत्र नहीं रहा, उनमें से स्वाधीनता के सहज सैनिक कहाँ से आएंगे? लेकिन कमल कीचड़ से ही फूटता है, एक दिन देश के अंतःपुर से ही वो फूटेगा। ये पहला अवसर था जब गांधी जी के आह्वान पर भारत की नारी सामूहिक रूप में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चली रणभूमि में उतरी। दोनों साथ साथ रहे तो क्या प्रीतिकर घटनाएं नहीं होंगी? यह आशंका अनेक व्यक्तियों को परेशान करी थी। सर बाबू ने इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा, मसाल के दिव्य प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, यही बात सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे उठने वाली किंचित बदबू की ओर क्या किसी का ध्यान जाता है? जल प्लावन से धरती उर्वर हो उठती, यदि उस जल के साथ कुछ मैला भी आ जाए तो परेशान होने की क्या बात? शिवपुरी इंस्टीट्यूट में भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस चेष्टा में, जिस आयोजन में देश की नारियां सम्मिलित नहीं, उनकी सहानुभूति नहीं, उस सत्य की उपलब्धि करने का कोई ज्ञान, कोई शिक्षा, कोई साहस आज तक जिनको हमने नहीं दिया, उनके केवल घर के घेरे के भीतर बिठाकर केवल चरखा काटने के लिए बाध्य करके ही कोई बहुत बड़ी वस्तु काम नहीं किया। औरतों को हमने जो केवल औरत बनाकर ही रखा, मनुष्य नहीं बनने दिया, उसका प्रायश्चित स्वराज के पहले देश को करना चाहिए। अत्यंत स्वार्थ की खातिर जिस देश ने अब तक केवल उनके सतीत्व को ही बड़ा करके देखा, उसके मनुष्यता को कोई ख्याल नहीं किया, उसे उसका देना पहना चाहिए। जिस समय ये मुट्ठी भर नारियां पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई थी, तो जैसे दावानल भड़क उठा। सहस्त्रों, ये नहीं, उस समय कहते हैं कि जो सहस्त्रों व्यक्ति थे, जब इस तरीके से कहते हैं कि जो सहस्त्रों व्यक्ति थे, जब आंदोलन में ये महिलाएं कूदी आंदोलन में, तो उसका एक पिकेटिंग करती जब गिरफ्तार हुई थी, जैसे कोई दावानल भड़क उठा हो। सहस्त्रों व्यक्ति जो है वॉलंटियर बने और गिरफ्तार होने के लिए दौड़ पड़े। आंदोलन का एक प्रमुख अंग था सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार। कांग्रेस ने छात्रों के अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और कॉलेज से निकाल दें। इस प्रार्थना का अच्छा प्रभाव हुआ। देखते देखते असंख्य छात्र स्कूल से बाहर आ गए। देशबंधु दास ने वेलिंगटन स्क्वायर की फरवीज पेंशन की विशाल अट्टालिका में गौड़ीय सर्वविद्यायतन के नाम से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके परिचालन के लिए यहीं पर एक राष्ट्रीय विद्यालय कलकत्ता विद्या मंदिर भी खोला। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इसके परिचित सभी कामों से अपने को अलग कर वे अब नई पाठशाला के काम में व्यस्त हो गए। इस समय उनके सामने देश की मुक्ति का आंदोलन ही सबसे ऊपर था, लेकिन वे जितना उत्साह स्कूल और कॉलेज के इस बहिष्कार में थे, सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखोपाध्याय और विश्व कवि रविंद्र ठाकुर उनका उतना ही विरोध कर रहे थे। देशबंधु दास ने सर आशुतोष का विरोध करते हुए कहा, शिक्षा इंतजार कर सकती लेकिन स्वराज नहीं कर सकता। शरद की भी यही धारणा थी, इसलिए कवि गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति रहते हुए भी वो चुप नहीं रह सके। यूरोप से लौटने पर जब कवि गुरु ने शिक्षा का मिलन नाम का अपना निबंध पहले आश्रमवासियों के सामने पे जातीय शिक्षा परिषद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ा, तो दुखी मन से शरद बाबू ने अपने मन के विश्वास को ही सही माना। जीवन में पहली बार कवि गुरु से उनका संघर्ष हुआ। यद्यपि इस निबंध में कवि गुरु ने स्पष्ट शब्दों में महात्मा का विरोध नहीं किया, पर उनका आशय यही था कि गांधी जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की निंदा करते हैं, आधुनिक भारत के पक्ष में सद्वेष नहीं कर रहे हैं। इस मान्यता का खंडन करते हुए उन्होंने शिक्षा का विरोध नाम से अपना लंबा निबंध गौड़ीय सर्वविद्यायतन में पढ़ा। उसके अंत में उन्होंने जो कुछ कहा वही उनकी विचारधारा का मूल मंत्र था। पश्चिम की सभ्यता का मूल मंत्र है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जीवन स्तर को बढ़ाना, और उनकी समाज नीति की चाहे जैसी व्याख्या क्यों ना हो, उनका लक्ष्य है धनी होना। उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी सभ्यता और धन विज्ञान के साथ जिनका साधारण परिचय भी है, वे इस बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। इस धनी होने का अर्थ केवल संग्रह करना ही नहीं, साथ ही साथ पड़ोसी को भी धनहीन कर देना। इसका दूसरा उद्देश्य नहीं तो केवल धनी होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। अतः कोई एक महादेश यदि केवल धनी होना चाहे तो अन्य देश तो ठीक इसी परिणाम में गरीब बनाए बिना नहीं रह सकता। यही उसकी सारी सभ्यता की नींव है। इस नींव के ऊपर उसका विराट राजमहल आकाश को छू रहा है। इसी के लिए उसकी सारी शिक्षा, सारी साधना लगी हुई है। आज क्या हमारे कहने से, हमारे ऋषियों के वचनों से वो अपनी सारी सभ्यता के केंद्र को हिला देगा। हमारे संसर्ग में उसके बहुत से युग बीत गए, किंतु हमारी सभ्यता की आंच तक उसने कभी अपने शरीर पर नहीं लगने दी। किंतु आज खामखा अगर वह भारत की अर्धभौतिक सत्य वस्तुओं के बदले भारत के आध्यात्मिक तत्व पदार्थ की खोज कर रहा हो, तो हम खुशी मनाएं या होशियार हो, ये सोचने की बात है। यूरोप और भारत की शिक्षा में असल में विरोध इसी जगह पर है। हमारा ऋषि वाक्य चाहे कितना अच्छा हो, उसे वे ग्रहण नहीं करेंगे। वह उनकी सभ्यता का विरोधी है और अपनी शिक्षा भी वे हमें नहीं देंगे, और दे भी तो उसमें जितनी भी इच्छा है वह लेना ही अच्छा है। हाँ, और एक बात कहकर इस प्रबंध को समाप्त करूंगा कि विद्या और विद्यालय एक ही चीज़ नहीं है। शिक्षा और शिक्षा प्रणाली ये दोनों अलग चीज़ें हैं। किसी एक का त्याग ही दूसरे का वर्जन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय छोड़ना ही विद्या लाभ का बड़ा मार्ग हो। आपात दृष्टि बात उल्टी मालूम पड़ने पर भी उसका सत्य होना असंभव नहीं है।
तेल जल में नहीं मिलता, ये दोनों पदार्थ एकदम उल्टी प्रकृति के हैं। तो भी तेल का दीपक जलाते समय जो आदमी उसमें पानी डालता है सो केवल तेल का पूरा पूरा जला देने के लिए। जो लोग इस तथ्य को नहीं जानते उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना अच्छा है। इस निबंध में शरद बाबू ने कवि गुरु पर एक रोचक चोट भी किया। लिखा बांग्ला साहित्य में गोरा नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। कवि यदि उसे एक बार पढ़ कर देखे तो देखेंगे उसके अत्यंत स्वदेश भक्त ग्रंथकार ने गोरा के मुँह से कहलवाया, निंदा पाप है, मिथ्या निंदा और भी पाप है, और अपने देश की मिथ्या निंदा के बराबर पाप तो संसार में थोड़ी ही है। स्वयं महात्मा जी भी कवि गुरु को कुछ ऐसा ही उत्तर दे चुके थे। आज अगर लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो व्यापारी बुद्धि से और कहे जाने वाले राजनीतिक फायदे के लिए ही पढ़ते हैं। हमारे विद्यार्थी ऐसा मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना उन्हें सरकारी नौकरी हरगिज नहीं मिल सकती। लड़कियों को तो इसलिए अंग्रेजी पढ़ाई जाती है कि उनका अच्छा वर मिल जाएगा। मैं इसकी कई इमारतें मतलब कहते हैं कि मैं इसकी कई मिसालें जानता हूँ जिनकी स्त्रियाँ इसलिए अंग्रेजी पढ़ना चाहती हैं कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी बोलना आ जाए। मैंने ऐसे कितने ही पति देखे जिनकी स्त्री उनके साथ या उनके दोस्तों के साथ अंग्रेजी में ना बोल सके तो उन्हें दुख होता है। वैसे कुटुंबों को भी जानता हूँ जिनमें अंग्रेजी भाषा को अपनी जुबान बना लेते हैं। सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं। तो अंग्रेजी को लेकर इस तरीके से जो विचार यहाँ पनपे थे, कहते कि कभी सम्राट के बराबर ही मैं बदल की स्वतंत्रता पर मुग्ध हूँ। मुझे भी खुली हवा पर श्रद्धा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर सब तरफ खड़ी हुई दीवार से घिरा रहे और उसके दरवाजे पर खिड़कियाँ बंद कर दी जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे घर के आसपास देश विदेश की संस्कृति की हवा बहती रहे, पर मैं ये नहीं चाहता कि उस हवा से जमीन पर से मेरे पैर उखड़ जाए और मैं औंधे मुँह गिर पड़ूँ। मैं दूसरे के घर में अतिथि, भिखारी या गुलाम की हैसियत से रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। झूठे घमंड के वश होकर या कहीं जाने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं अपने देश की बहनों पर अंग्रेजी को नाहक बोझ की तरह नहीं डालने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे देश के जवान लड़के लड़कियों को साहित्य में रस हो तो भले ही दुनिया की दूसरी भाषा की तरह अंग्रेजी भी जी भर कर पढ़ें। फिर मैं उनसे आशा रखूंगा कि वे अपने अंग्रेजी पढ़ने के लाभ डॉक्टर बोस राय और कवि सम्राट की तरह हिंदुस्तान को और दुनिया को दें। लेकिन मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होगा कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी हंसी उड़ाए या उससे शर्माए या उसे भी लगे कि वह अपने से अच्छा विचार अपनी भाषा में नहीं रख सकता। कवि सम्राट धीरज रखेंगे तो वे देखेंगे कि हिंदुस्तान आज कोई बात नहीं कर रहा जिसे उसे विदेशों में अपने देश भाइयों के लिए अफसोस करना पड़े या नीचा देखना पड़े। उन्हें मैं नम्रता के साथ चेतावनी देता हूँ कि वे ऐसा ना माने कि इस आंदोलन के सिलसिले में जो थोड़ी सी अफसोस करने लायक घटना हो गई है वे भी इस आंदोलन का सच्चा स्वरूप है। डायर और ओडायर पर से अंग्रेजों की कीमत आंकना जितना गलत है उतना ही गलत है लंदन में बताई गई विद्यार्थियों की कुछ ना समझी या मालेगांव की जातियों से असहयोग की कीमत को लगाना। कभी अब भी चुप नहीं रहे। सत्य का आह्वान नामक एक और निबंध उन्होंने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ा। सत्य का आह्वान, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से और पूरी तरह असहयोग और चरखे को अस्वीकार कर दिया। इस बात से स्पष्ट हो जाता कि शरद और कवि के चिंतन में वास्तविक विरोध कहाँ था। शरद मानती थी कि स्वाधीनता मिलने पर सब कुछ मिल सकता है। पथेर दाबी का सव्यसाची तो यही कहता है ना कि भारतीय मैं नहीं चाहता देश का कल्याण, देश की समृद्धि, मैं चाहता हूँ देश की स्वाधीनता। इसके विपरीत कवि का मानना था कि मनुष्य के मन में मुक्ति होने पर स्वाधीनता अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन केवल स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार की बात नहीं, यहाँ सहयोग के दूसरे कार्यक्रम भी बड़े उत्साह के साथ नगर नगर गांव में मनाए जा रहे थे। विदेशी वस्त्र की होली में मानो दास्ता का परिधान भस्म हो रहा था। वकील दबदबा वकील छोड़ रहे थे, वकालत छोड़ रहे थे, राष्ट्रीय पंचायतें हो रही थी। शरद बाबू भी अपनी साहित्य साधना को छोड़कर देश बंधु के पास चले जाते। उनके पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री का चयन, संपादन, उनमें योग देते, उनका निर्माण तक करते थे वो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र से जो उन्होंने शरद बाबू के पड़ोसी श्री भोलानाथ राय को लिखा था, यह स्पष्ट है कि भाषण देना उनके लिए सरल काम नहीं था। मैंने बहुतों को आशा दिलाई कि शरद बाबू फिर भाषण देंगे। यदि एक दिन फिर सभा नहीं होती तो मेरी बात नहीं रहेगी, मान भी नहीं रहेगा। इस तरह दिन, सप्ताह और मास बीतते जा रहे थे। समूचा देश एक नई चेतना से मुखर उठा। हिंदू मुसलमान सब जैसे एक प्राण दे रहे थे। वंदे मातरम और अल्लाह हो अकबर का सम्मिलित स्वर घोष भारत के भाग्यकाश में गूंज रहा था। मानव का वो उच्छ्वास रखते, वो उद्दाम कर्म शक्ति, वो मृत्युंजय आशावाद, वह स्नेह दीप्ति फिर कभी नहीं देखी गई। महात्मा जी का एक वर्ष में स्वराज का नारा जैसे जीवन का संजीवन मंत्र बन गया। तिलक स्वराज फंड के लिए 9 करोड़ रुपए की अपील पर जनता ने उन पर धन की सचमुच वर्षा की। बंगाल कैसे पीछे रहता, इसरो ने अपने आभूषण तक उतार कर उनकी झोली में डाल दिए। उधर सरकार की चिंता की कोई सीमा नहीं थी। दमन चक्र की गति तीव्र से तीव्रतर होने लगी, वैसी ही तीव्रता आने लगी। जनता के उत्साह में युवराज वर्ष के अंत में भारत आने वाले थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने निश्चय किया कि उनके आने पर किसी प्रकार का स्वागत नहीं किया जाएगा।
देश ने उनकी आज्ञा का पालन किया, किंतु ईसाई और पारसी विरोध कर रहे थे, इसलिए बम्बई में भयंकर दंगा हो गया। महात्मा जी बहुत दुखी हुए। कार्य समिति ने बंगाल को इस शर्त पर सविनय आज्ञा की अनुमति दी कि कथन और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से अहिंसा का पालन किया जाएगा। बंगाल में आंदोलन के संचालक देशबंधु दास थे। बाजारों में खादी बेचने के लिए जो स्वयंसेवक गए, उनमें उनके पुत्र भी थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बाद उनकी पत्नी बासंती देवी और बहन उर्मिला देवी नेतृत्व संभाली। युवराज उसी समय कलकत्ता पधारे। उस दिन हड़ताल का अनुरोध करने के कारण बासंती देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में जैसे उत्साह का तूफान जाग उठा। शरद की उत्तेजना का कोई पार नहीं था। भारतवर्ष के संपादक जलदर सेन उन्हें प्यार करते थे। बार बार निराश होकर भी उनके पास लेख मांगने के लिए आना उन्होंने नहीं छोड़ा था। उस दिन भी आए, बोले, शरद बहुत दिनों से तुमने कुछ नहीं लिखा, आप फिर शुरू करो। शरद तब हुक्का पी रहे थे। नली कहाँ पर हटा कर कहा, लिखूं? किसके लिए? क्या लिखूं? क्या लिखूं? क्या क्या लिखकर होगा? बासंती देवी अपनी एकमात्र बेटी के साथ कलकत्ता के राजपथ पर सबके सामने सर्जेंट द्वारा गिरफ्तार कर ली गई हैं। फिर भी बंगाली उस दिन लाट साहब के घर जाकर खाना खाए। अब भी लोग विलाती कपड़े पहनते, अब भी उसी सरकार की नौकरी करते, अब भी कोर्ट कचहरी में वकील बैरिस्टर घिस घिस रहे हैं। हम लोग दास हैं, भाड़े के टट्टू हैं और जरखरीद गुलाम। हमारे लिए लज्जा की बात है। घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही थी। बंगाल के गवर्नर जो थे, लॉर्ड रोनाल्डेसे ने देशबंधु दास की समझौते की बातचीत की और आमंत्रित किया, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। देशबंधु को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे और बहुत से नेता भी उस समय गिरफ्तार हो गए थे। शरद अभी बाहर ही थे। सचिदानंद चट्टोपाध्याय जो थे, जब गिरफ्तारियों का प्रकोप तेज हो रहा था, एक दिन हेमंत कुमार सरकार से पूछा था, हेमंत, क्या जेल खाने में अफीम खाने देते हैं? जी नहीं। तंबाकू? जी नहीं। तब तो मेरा जेल जाना नहीं होगा। देशबंधु उस दिन तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। वार्तालाप सुनकर हंस पड़े। पूछा, क्यों नहीं होगा? शरद बाबू बोले, जाम पड़ता है। जेल खाना भद्र लोगों के रहने के लिए नहीं है। वहाँ मेरे लिए ठीक नहीं होगा। गवर्नमेंट यदि गोली चलाए तो उसके सामने खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन भेड़ों के गिरोह में बैठे बैठे दिन रात कड़ियाँ गिनते गिनते महीनों पर महीने कैसे होगा? वास्तव में प्रचलित अर्थों में शरद बाबू जननेता नहीं थे, वे मित्र और परामर्शदाता थे। उस समय तक केवल कांग्रेस वॉलंटियर बोर्ड ही गैर कानूनी घोषित की गई थी। कांग्रेस नहीं, शरद वॉलंटियर कोर के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके गिरफ्तार होने का प्रश्न ही नहीं था। अब तक शरद बाबू दाढ़ी रखते थे, लेकिन एक दिन अचानक जब वो सलवन के कार्यालय में पहुंचे तो उनकी दाढ़ी भी मुख को देखकर संपादक श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती चकित हो उठे। बोले, आइए आइए, ये आपकी दाढ़ी कहाँ हुई? शरद बोले, आजकल इस आंदोलन में जिस अपराध के लिए एक हिंदू को 6 महीने की सजा दी जाती है, उसी अपराध के लिए एक मुसलमान को दुगनी सजा दी जाती है, इसलिए मैं हिंदू बन गया। सुनकर सब अट्टहास कर हुए, पर उनकी इस विनोदप्रियता से स्पष्ट हो जाता कि जेल यात्रा उनके उपचेतन में जमकर बैठ गई थी। युवराज के आने से पूर्व एक बार फिर समझौते की बात चली थी। देशबंधु तब अलीपुर जेल में थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला। उसके बाद अलीपुर जेल में देशबंधु से टेलीफोन पर बातें हुई। अहमदाबाद में गांधी जी से राय ली गई, लेकिन कैदियों के छुटकारे और पिकेटिंग के आधार पर समझौता नहीं हो पाया था। युवराज कलकत्ता आए, परंतु ये महानगरी शमशान की तरह नीरवता का आवरण डाले बैठी थी। कसाईयों तक की दुकानें बंद थी। देशबंधु स्वयं हड़ताल का संचालन कर रहे थे और मामा उपेंद्र को साथ लिए शरद नंगे पैर हावड़ा पुल के पास अपार जनता के बीच नियंत्रण करते घूम रहे थे। इतनी परिपूर्ण हड़ताल फिर किसी दिन नहीं हुई थी। इस सफलता से ही यूरोपियन क्षुब्ध होते, सरकार का दमन भी तेज हो उठा। ऐसे वातावरण में राष्ट्रीय आंदोलन का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। देशबंधु उसके सभापति चुने गए, परंतु वे तो जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खां स्थानांतरण सभापति निर्वाचित हुए। देशबंधु का भाषण पढ़ा भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। उसमें देशबंधु ने भारतीय राष्ट्र संघ का व्यापक रूप से सिंहावलोकन किया था। बेहतर इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यता को आत्मघात करने को तैयार हो, पहले आप गवर्नमेंट पहचान लेना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर विचार करते हुए उन्होंने घोषणा की, इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की बुनियाद पर स्वीकार करना की सिफारिश मैं आपसे नहीं कर सकता। आंदोलन के समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गोरखपुर जिले के चौरा चौरी ग्राम में कांग्रेस के एक जुलूस निकले। इस अवसर पर अचानक दंगा हुआ। उसके बाद भीड़ ने 21 सिपाहियों को जो है मार दिया था। तो ये वाला घटना आपने सुना होगा। इससे पहले बम्बई और मद्रास में भी जो घटनाएं हुई थी, उसमें भी 400 घायल हुए थे। इन दंगों के कारण गांधी जी बहुत दिन तक विचलित हुए। बारदोली में कार्य समिति की एक बैठक में भी वो निश्चय किया कि सामूहिक सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। सामूहिक सत्याग्रह आरंभ करने का विचार छोड़ दिया जाए। कांग्रेस जनों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न करे, एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया जाए। उनके अनुसार कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार करना, राष्ट्रीय विद्यालय खोलना, मादक द्रव्य निषेध करना और पंचायत संगठित करना, ये सभी कार्य रह गया।
गांधी जी रचनात्मक कार्यों के द्वारा फिर से अहिंसक वातावरण पैदा करना चाहते थे, लेकिन जो बड़े-बड़े नेता जेल के भीतर थे, उन्होंने अनुभव किया गांधी जी आंदोलन को बिल्कुल ठंडा कर दिए। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाजपत राय ने जेल के भीतर से लंबे-लंबे पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने का गांधी जी को कोई अधिकार नहीं। देशबंधु दास भी यही भी मानते थे और विचार था शरद चंद्र का। जो है सचिनंदन ने लिखा कि उन्हें महात्मा जी के इस निर्णय से बहुत वेदना हुई। उन्होंने कहा महात्मा जी ने भयानक भूल की। इस अवस्था में आंदोलन को स्थगित करने का अर्थ आंदोलन का ही अपमृत जन आंदोलन एकदम ही नष्ट हो गया। फिर ये पुनर्जीवित होगा कि नहीं, सोचा था इस आंदोलन से स्वराज मिल जाएगा। इससे ही क्या भारतवर्ष का आंदोलन बंद कर देना, इतना विराट देश को मुक्ति के संग्राम के बीच रक्तपात में छोड़ देना। सत्याग्रह बंद हो जाने के बाद सचमुच जैसे उमड़ते उमड़ते उत्साह पे छींटा पड़ गया था। और उस समय तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, राजद्रोह के अपराध में 6 साल के लिए कारागार में बंद कर दिया गया। और लगभग 40 करोड़ नर नारियों का वो नेता जिसने भारतवर्ष के कोने कोने में अग्नि प्रज्वलित की थी, वो बिल्कुल शांत हो गया। वो चीड़ महामानव उसके भीतर चला गया, द्वार बंद हो गया, सबने आज्ञा के पहले अंक पर यवनिका गिर गई। शरद चंद्र सत्याग्रह के स्थगित हो जाने पर जो है बहुत दुखी हुए, परंतु जब सरकार ने महात्मा जी को जेल में बंद कर दिया तो उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था महात्मा जी। इस लेख से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति कुछ दिन पूर्व गांधी जी से असंतुष्ट था, वही अब उनके अंतरतम पहुंचकर सत्य को खोज रहा था। उनकी सारी वेदना पूजीभूत हो गई। जो अनन्य भाव से सत्यनिष्ठा, जो मन वाणी काया से हिंसा को छोड़े हुए स्वार्थ के नाम से जिसका कहीं कुछ भी नहीं हो, आंतों के लिए, पीड़ितों के लिए जो सन्यासी, इस अभागे देश में ऐसा कानून भी है जिसके अपराध में इस आदमी को भी आज जेल जाना पड़ रहा है। तो भले ही वो कितने भी वो हैं, लेकिन वही है कि शरद चंद्र भी कहीं न कहीं फिर गांधी जी से संतुष्ट हो गए थे, सहमत थे। उस दिन जो है जलधर दादा मिलने आए थे, देखा शरद चंद्र मनोयोग पूर्ण कुछ लिख रहे हैं, मुँह पर प्रसन्नता, आँखें दीप्त, कलम तीव्र गति से चल रहा है, गुड़गुड़ी ले रहे हैं, आह्लाद से भर के वो लिख रहे हैं। मुँह उठाकर शरद चंद्र बोले, हाँ दादा लिख रहा हूँ। उन्होंने पूछा तो दादा खुश होकर पास की कुर्सी पर बैठे, क्या लिख रहे हो? शरद चंद्र के मन में बड़े भाई के समान इस मित्र के लिए बड़ा कष्ट हुआ। म्लान हंसी हंसकर बोले, कहानी उपन्यास नहीं लिख रहा हूँ दादा, देशबंधु जेल से छूट आए हैं, उनका सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा, उसी के लिए अभिनंदन पत्र लिखा। देशबंधु जेल से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नया रूप देने की परिकल्पना लेकर आए थे। उन्होंने काउंसिल में प्रवेश करने का प्रस्ताव पेश किया। असहयोग के युग में उस प्रस्ताव को देखकर सबको चकित कर देने वाला था, लेकिन शरद चंद्र ने सिर्फ देशबंधु का साथ नहीं छोड़ा। ये परिषदों को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने कहा, ये सुधरी हुई परिषद नौकरशाही के चेहरे पर एक नकाब है। हमारे ये कर्तव्य है कि हम इसे उतार फेंकें। इन परिषदों को खत्म कर देना ही हमारा सबसे प्रभावशाली हथियार होगा, बहिष्कार होगा। बंगाल में इन प्रस्तावों का तीव्र विरोध हुआ, इतना कि शरद बाबू को कांग्रेस कमेटी के सभापति पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। गया अधिवेशन में जिसके सभापति स्वयं देशबंधु थे, ये प्रश्न बड़े जो है उग्र रूप में सामने आया। शरद उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। अस्वस्थ हो जाने के कारण वे बीच में ही कलकत्ता लौट आए थे, लेकिन उन्होंने कौंसिल प्रवेश के कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन किया। कहा, असहयोग आंदोलन को सहसा स्थगित कर देने से जो घोर निराशा छा गई है, उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है। चारों ओर के विरोध और अप्रिय आलोचना तथा अशिष्ट आक्रमण के बीच वे निरंतर देशबंधु को उत्साहित करते रहे कि जिस सत्य की उपलब्धि उन्होंने की है, उसका वे निरंतर प्रचार करते रहे। अपने अध्यक्षीय भाषण में देशबंधु ने स्पष्ट और निसंकोच भाव से परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव उपस्थित किया, लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। तब उन्होंने तुरंत अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की नींव डाल दी। उन्होंने सारे देश का तूफानी दौरा किया। इस दौरे में प्रचार का जो स्तर था, उनके संबंध में मतभेद की गुंजाइश भी थी और यह भी निश्चित था कि राजनीतिक उत्तेजना में मानवता की क्षति होती है, लेकिन इसमें कोई भी संदेह नहीं कि शीघ्र ही किसी न किसी रूप में देश ने उनके कार्यक्रम को स्वीकार किया। कुछ दिन बाद बम्बई में कार्य समिति और महासमिति की बैठक हुई। सर्वसमिति ने देशबंधु से महासमिति के अध्यक्ष चुने जाने पर श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा प्रस्तावित तथा नेहरू द्वारा अनुमोदित यह प्रस्ताव समिति में पास किया। सब कांग्रेसियों को अपने मतभेद बुलाकर संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ा। ये उस अप्रिय संघर्ष के अंत का आरंभ था जो कांग्रेस के भीतर विषाक्त वातावरण पैदा कर रहा था। देशबंधु का सबसे भयंकर विरोध स्वयं उनके प्रांत में था। बम्बई से महासमिति की बैठक से 2 सप्ताह पूर्व ही बारिशाल नगर में बंगी प्रादेशिक कमेटी की बैठक हुई। सचिदंदन ने लिखा, देशबंधु सदल दल वहां पहुंचे थे। शरद बाई भी वहां, शरद बाबू भी थे। वे सब लोग साधारण सदस्यों के साथ बैठे थे। किसी ने देशबंधु से मंच पर बैठने तक का अनुरोध नहीं किया। श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती सभापति थे। देशबंधु सभापति के एक रूलिंग के संबंध में बोलने के लिए उठे। श्याम बाबू ने दूसरी ओर मुंह फिराकर कहा, मैं उस आदमी की बात नहीं सुनूंगा। देशबंधु की आंखें अभिमान से जल उठी और बोले, श्याम बाबू, मैंने बहुत दिनों तक बैरिस्ट्री की। हाई कोर्ट के किसी जज ने मुझसे ये कहने की साहस नहीं की
कि मेरी बात नहीं सुनेगा और आज आप ये शब्द कहते हैं। शरद भी उठकर खड़े हो गए। वे कहने लगे, श्याम बाबू, आपने देशबंधु को उस आदमी कहकर पुकारा है। महानुभाव शब्द का प्रयोग तक ना कर पाए। श्याम बाबू उत्तेजित होकर बोले, मैं तुम्हारी मुंह नहीं देखना चाहता। शरद यह अपमान नहीं सह सकते थे। राजनीति में आदमी को जैसी मोटी खाल वाला होना चाहिए वैसे वे थे नहीं। क्रोध से बोलते हुए उन्होंने सभा को त्याग दिया। सब लोग निवास स्थल पर लौट आए तो पाया कि वे उत्तेजित होकर बरामदे में इधर से उधर घूम रहे। उन्होंने अलीपुर बम केस के सुप्रसिद्ध अभियुक्त उपेंद्र नाथ गंगोपाध्याय के पास आकर कहा, उपेंद्र, तुम तो भाई बम पार्टी के नेता थे, क्या मुझे एक बम तैयार करके दे सकते हो? उपेंद्र ने पूछा। क्यों? श्यामू चकोती के सिर पर फेंक मारूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। अरे बाबा, बारिंदी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में बोरिंदे और रागों में और भी बहुत आना कहने योग्य। उसने कहा ऐसा कि दूसरे लोग ही हंस सकते थे, इसलिए सबके सबले थाट से वो कमरा गूंज उठा। शरदचंद और भी क्रुद्ध होकर बोले, हंसते हैं? मेरा इस तरह अपमान किया गया है, फिर भी तो आपको हंसी आती है। राजनीति में किसी भले आदमी का इस तरह अपमान किया जाता है, मैं अब और इससे नहीं ठहर सकता। काफी देख लिया। देशबंधु स्नेह के साथ एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, ऐसा ही कीजिए, आप इसे ही छोड़ दीजिए। आप साहित्यिक हैं, शिल्पी हैं, आपकी अनुभूति अत्यंत नाजुक है। इतनी व्यथा और इतना अपमान आप नहीं सह सकते। आप कांग्रेस और राजनीति को एकदम ही छोड़ दीजिए। शरद एक कुर्सी पर जा बैठे, हुक्का तैयार था। दो तीन कस खींच कर बोले, किंतु कैसे छोड़ूं? सहसा उनका कंठ वेदना से अभिभूत हुआ, आंखें भर आई। अंतस्तः से एक दिन निश्वास लिया। आपकी इस असहाय अवस्था में जब चारों से बाधाएं गिरती आ रही तो उनके बीच में आपका विसर्जन करके मैं भाग चलूं? उन्होंने कहा, मेरी व्यथा अत्यंत साधारण है, छोड़ो। वे तेजी से हुक्का के कस खींचने लगे। इस अवसर पर बंगीय साहित्य परिषद की स्थानीय शाखा ने उनका सम्मान किया। उस सभा में देशबंधु दास, सुभाष चंद्र बोस व किरण शंकर राय आदि भी उपस्थित थे। अभिनंदन का उत्तर देते हुए देश को नहीं भूले। उन्होंने कहा, आज इस देश में जिसे महान साहित्य कहते हैं उसका सृजन नहीं हो सकता, क्योंकि हम राजनीतिक सामाजिक किसी भी देश से मुक्त नहीं है। जिस दिन वो मुक्ति मिलेगी उसी दिन आनंद के भीतर से उस साहित्य की सृष्टि होगी। देश की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अनुरक्ति वास्तविक थी, तभी वे मन, वचन और कर्म से इस संग्राम में योग देने के लिए देशबंधु के पीछे पड़े थे। इतने विषाक्त वातावरण, इतने संघर्ष के बावजूद देशबंधु ने बंबई में समिति के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कर लिया। इसके बाद मौलाना आजाद के सभापतित्व में कांग्रेस का एक विशेष और कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। दिलीप कुमार राय और सुभाष चंद्र बोस के साथ शरद भी उसमें भारी भाग लेने के लिए पहुंचे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में अंतिम रूप से समझौता हो गया और अगले निर्वाचन में खड़े होने तक अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता सबको दे दी गई। कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध सब प्रचार बंद कर दिया गया। देशबंधु विधानमंडलों में आकर नए सुधारों को निरर्थक सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरा कहना तो ये है कि या तो मैं वहाँ उन सुधारों को नष्ट करने के लिए जाऊँ जो हमारा खून चूस रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी ना जाऊँ। मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि समझौते के प्रस्ताव में अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। इसके तुरंत बाद ही बंगाल कौंसिल के चुनाव आ गए। देशबंधु ने शरदचंद से कहा, आप हावड़ा से खड़े होइए। तो देशबंधु ने कहा शरदचंद से कि आप हावड़ा से खड़े होइए। शरद हंस पड़े, बोले, आप मजाक करते हैं? मैं काउंसिल के चुनाव में खड़ा हूँ, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, ना ना, उससे क्या, मैं साधारण लेखक हूँ, मैं क्या चुनाव में खड़े होने योग्य हूँ? देशबंधु विस्मित होकर बोले, आप क्या कहते हैं शरद बाबू? शरद ने उत्तर दिया, ठीक कहता हूँ। देश के लिए मैंने क्या किया? जेल नहीं गया, वकील बैरिस्ट्री नहीं छोड़ी, किसी प्रकार का देश निकाला, कुछ भी तो नहीं किया। आप मुझको प्यार करते हैं, ये मेरा और आपका व्यक्तिगत मामला। आप स्वयं कवि और साहित्यिक हैं, साहित्यिक के रूप में आप मुझसे प्यार करते हैं, मित्रता के नाते मैं आपका परिजन हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे कि खड़ा हो जाऊँ? शिल्पी शरद ही ऐसा कह सकते थे। उस समय अपनी ख्याति के शिखर पर जब थे, जन जन की जीवा पर उनका नाम होता, शायद वे आसानी से काउंसिल के सदस्य और हावड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन उनका चिरसंगी आलस्य और शिल्पी का बैरागी मन क्या उन्हें कुछ करने देता साहित्य साधना के अलावा? जब कलकत्ता नगर निगम का पुनर्गठन हुआ तो देशबंधु ने अधिकांश सीटें जो है निर्विरोध ही प्राप्त कर ली। वे कलकत्ता के पहले मेयर भी बन गए, लेकिन शरद उसी तरह पीछे खड़े रहे। हाँ, जब दास बाबू ने फॉरवर्ड दैनिक पत्र का प्रारंभ किया तब उन्होंने शेयर बेचने से उनकी यथोचित सहायता की। चंदा इकट्ठा करने में तनिक भी रुचि नहीं थी, परंतु जब देशबंधु ने ग्राम संगठन के लिए 3 लाख रुपए की अपील निकाली तब उनके साथ दर दर भीख मांगते फिरे। उस दिन रात हो आई थी, पानी बरस रहा था। उस समय देशबंधु दास, सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र शियालदह के पास एक बड़े आदमी की बैठक में कुछ रुपए पाने की आशा में बैठे थे। सहसा शरद झुंझला कर बोले, गरज क्या एक आपको ही है? देश के आदमी सहायता करने में अगर इतने विमुख हो उठे तो रहने दीजिए। देशबंधु के मन पर चोट लगी। कहा, ये ठीक नहीं है शरद बाबू, दोष हम लोगों का ही है, हम लोग काम करना नहीं जानते, अपनी बात समझा कर नहीं कह सकते। बंगाली भावुक है, कृपण नहीं। एक दिन जब वे समझेंगे तब अपना सर्वस्व लगाकर हमें सब कुछ देंगे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भी ऐसे ही आशावादी थे। उन्हीं के शब्दों में नारीकर मंदिर की 2 महिलाएं और श्रीयुत प्रफुल्ल चंद्र राय महाशय को लेकर घोर आंधी पानी के बीच आमता जिले की ओर हम गए
हमारे आने-जाने का खर्च हुआ 50 रुपए, पुलिस का भी इतना ही खर्च हुआ होगा। उन्नतिशील स्थान, बहुत से धनी लोग रहते हैं। फिर भी स्थानीय करगे और चरखी की उन्नति के लिए चंदा किया गया तो वायदा हुआ 3 रुपए 5 आने का। इसके बाद आचार्य राय ने बड़े परिश्रम से आविष्कार किया कि वहाँ के 2 वकील बिलाती कपड़ा नहीं खरीदते और एक आदमी ने उनकी वक्रता में मुग्ध होकर उसी दिन प्रतिज्ञा की कि भविष्य में अब वो भी बिलाती नहीं खरीदेगा। प्रफुल्ल चंद ने प्रफुल्ल होकर मेरे कान में चुपके से कहा, हाँ, ये जिला उन्नतशील है और जरा लगे रहिए। उस दिन भी वे निरुत्तर हो गए थे, आज भी बंगाल के प्रति देशबंधु का ये प्रेम देखकर वे निरुत्तर हो गए। उन दोनों के संबंध में विशेषता थी, देशबंधु के साथ अनेक व्यक्ति थे, परंतु वे सब उनके शिष्य थे, श्रद्धा भक्ति रखते, मित्र और सखा का सौहार्द मिलता, पर उन्हें केवल शरत से ही जब वे आघात पे आघात पर व्याकुल होते तब मन प्राण को उत्पल करने वाले शरत थी। आर्थिक सहायता करने में भी वो कभी पीछे नहीं रहे, मोटी रकम का चेक चुपचाप देशबंधु के हाथ में दे देते। तारकेश्वर के तत्कालीन महंत सतीश गिरी के विरुद्ध महावीर दल के स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी विश्वानंद ने सत्याग्रह आंदोलन किया। वे दोनों सुधारवादी थे, परंतु महंत की शक्ति भी कम नहीं थी, इसलिए वो दोनों स्वामी देशबंधु की शरण में आए। एक दिन क्या हुआ कि स्वयं इन दोनों स्वामियों में किसी बात को लेकर काफी विरोध हो गया। देशबंधु ने बड़े बड़े समझौते कराए थे, पर उन दोनों स्वामियों में समझौता कर सकने में वो सफल नहीं थे। उस दिन वो दोनों स्वामी चीख चीख कर अपनी बात कर रहे थे। संयोग से शरद जो है वहाँ पे जब ऐसे चल रहा था, संयोग से शरद वहाँ पे आ गए। देशबंधु की व्यथा का कोई अंत नहीं था। बोले, शरद बाबू अब निश्चय ही प्राण गए। शरद ने उत्तर दिया, वो तो जाएंगे ही। सुनकर देशबंधु चकित हो उठे। शरद बोले, मोशाय 2 स्त्रियों को लेकर गृहस्थी चलाने में मनुष्य के प्राण संकट में पड़ ही जाते हैं, आप तो 2 स्वामियों को लेकर घर गृहस्थी चलाने चले हैं। ये गंभीर तर्क सुनकर सभी उपस्थित व्यक्ति हंसने लगे। तभी स्वामियों ने भी मुक्त काट से उसमें अपना योग दिया। संभवतः इसी कारण बाद में दोनों में समझौता भी हो गया। शरद बाबू की परिहास वृत्ति सचमुच बड़ी मुखर थी। बहुधा कठिन समय में वही वृत्ति वातावरण को बदल देती थी। और वो कहते उन दिनों अधिकांश व्यक्ति मोटा खद्दर पहनते थे। अनिलाव राय तो मोटे खद्दर का केवल एक गमछा ही धारण करते, लेकिन इसके विपरीत सुभाष चंद्र के बड़े भाई शरद चंद्र बोस अत्यंत महीन खद्दर की धोती, कुर्ता और चादर का प्रयोग करते। वैसे भी वो विशालकाय व्यक्ति थे, धोती टखने तक थी, पंजाबी कुर्ता भी खूब लंबा और ऊपर से चादर। एक दिन किसी ने विनोद से पूछ लिया, शरद बाबू, आपका यह महीन खद्दर कहाँ तैयार होता है? शरद बाबू ने समझा कि वे बंधु उनके बारीक खद्दर पहनने पर आक्षेप करे, उग्र होकर बोले, भागलपुर में। लगा जैसे कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। तभी साहित्यिक सरचन बोल उठे, अजी हमारे यहाँ सब प्रकार के नमूने वैचित्र होना ही अच्छा है। अनिलाव राय खद्दर की मदर टिंचर और शरद चंद्र बोस 2 हैंडेड डाइल्यूशन। होम्योपैथिक दवाओं के सिद्धांत के इस उदाहरण से वातावरण बिल्कुल ही बदल गया। सब लोग हंसना शुरू कर दिए। लेकिन कभी कभी ये व्यंग बड़ा कठोर उठता। दिल्ली कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर शरद अन्य मित्रों के साथ दर्शनीय स्थान भी देखने गए थे। एक दिन वे लोग कुतुब मीनार के पास एक विकराल बावड़ी देखने गए। तुरंत 3 मंजिल से उसमें कूदने वाला एक युवक पंडा उसके पास आकर हाजिर हो गया। सुभाष चंद्र ने उन्हें 1 रुपया उसको दिया। वो तुरंत नीचे कूद पड़ा। बाप रे, कैसा लोमहर्षक दृश्य था। जरा से कुएं जितना घेरा, कृपण के धन जैसी रोशनी, इधर उधर हुए तो फिसल गई, पर वह पंडा तो फिर आकर रुपया मांगने लगा। बोला, 1 रुपया और दीजिए, फिर कूदूंगा। सुभाष चंद्र, किरण शंकर और दिलीप कुमार राय सभी ने मना कर दिया, परंतु शरद बाबू ने तुरंत 1 रुपया दिया उसके हाथ पे। बोले, कूदो। चकित होकर सुभाष चंद्र ने कहा, क्यों, अभी तो देख चुके हो। शरद हंसकर बोले, कौन जाने इस बार इधर उधर हो जाने से चोट लगे या डूब जाए, तब एक दुसाहसी पंडा तो कम होगा। यहाँ से वे अपने छोटे भाई प्रभास चंद्र यानी स्वामी वेदानंद के पास वृंदावन गए। साथ में कई मित्र थे। एक दिन सभी राधा कुंड देखने गए। उन्हें देखकर कई पंडे साथ आ गए और पैसा मांगने लगे। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या दे, लेकिन शरद बाबू ने तुरंत और पैसा मांगने लगे। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या दे, तो उन्होंने क्या किया, 2 रुपए निकाले, उनके बीच में फेंक दिए। सभी चकित थे। 2 रुपए। शरद बाबू बोले, देखा नहीं उन रुपयों पर वे सब कैसे झपटे। मैंने सदा के लिए उनमें झगड़ा करा दिया। ये रुपए किसके हैं, वे कभी फैसला ही नहीं कर पाएंगे। क्रूर हास्य की ये घटनाएं क्या स्पष्ट नहीं करती कि इन तमाशों से उन्होंने कितनी गिरड़ा थी। तो इस तरीके से जो है शरद चंद्र की जीवनी ही बिल्कुल अद्भुत थी।